Hello student of class 11th. I am going to start your first chapter, that is the physical world. Okay, जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका साइंस। जैसा कि साइंस से आप लोग पहले से फेमिलियर होंगे, क्लास 6 से ही साइंस पढ़ते आए होंगे कि इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। ओके, लेकिन यहाँ क्लास 11th में हमें डिटेल में पढ़ना है कि कैसे साइंस जो है किसी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है और ये सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? साइंस में किसी भी नेचुरल इवेंट को स्टडी करने के लिए एक पैटर्न बनाया जाता है। हम उस पैटर्न के बेसिस से ही किसी नेचुरल फिनोमिना का स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसीलिए साइंस को बोला जाता है ये सिस्टमेटिक, इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। अब ये सिस्टमेटिक मैनर होता क्या है, सिस्टमेटिक पैटर्न होता क्या है जो साइंस फॉलो करता है, ये हम देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले जो है कि साइंस का हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना in detail, natural phenomena in detail, so that it can be predicted, controlled and modified. Understand? So it is the definition of science. Now एक क्वेश्चन अब यहाँ पे राइज होता है कि सिस्टमेटिक नॉलेज का क्या मतलब होता है। क्लियर है स्टूडेंट? और जो दूसरा होता है कि नेचुरल फिनोमिना का मतलब, जिसको कि साइंस हमें स्टडी कराता है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक किसी भी नेचुरल फिनोमिना को एक सिस्टमेटिक नॉलेज में जो है स्टडी करना, वो भी हम डिटेल में उस नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। डिटेल में स्टडी करने का मतलब क्या है कि आखिर में वो जो इवेंट है वो क्यों हैपन हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है नेचुरल फिनोमिना के, जिससे कि वो नेचर में हमें अकर हो रहा है। और जब हम रीजन जान जाते हैं तो उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं कि क्या रिलेशन है इन फिजिकल क्वांटिटी में जो नेचुरल इवेंट हो रहा है उसमें। क्लियर है? और उसके बेसिस से हम जो है ला देते हैं। तो सिस्टमेटिक नॉलेज में हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न से आगे बढ़ते हैं। अब ये सिस्टमेटिक नॉलेज का पैटर्न क्या है ये हम देखते हैं। तो सिस्टमेटिक नॉलेज में यहाँ पे देखते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट सिस्टमेटिक नॉलेज में जो हम स्टेप फॉलो करते हैं, जो पैटर्न होता है, सबसे पहले जो है हम किसी भी नेचुरल इवेंट का सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या किया जाता है स्टूडेंट, जरा बता दीजिए? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो है हमारा स्टेप होता है किसी भी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने का, वो होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। क्लियर है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जो तीसरा होता है स्टूडेंट, हम उस नेचुरल फिनोमिना के काज या रीजन को सर्च करते हैं इस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बेसिस। यानी जो है हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो काज या फिर हम रीजन सर्च कर रहे हैं उस नेचुरल इवेंट क्यों हो रहा है होने में। और जो चौथा हमारा स्टेप होता है, हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करते हैं, क्लियर है? और जो पांचवा स्टेप होता है मेरे डियर स्टूडेंट, वो होता है कि हम क्या दे देते हैं, जरा बता दीजिए? लॉज देते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि जो साइंस होता है एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। यानी सीधे आप ला नहीं दे सकते किसी भी नेचुरल इवेंट को स्टडी करने के बाद। जब भी किसी नेचुरल इवेंट या नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। एक अगर हम चाहें कि
सीधे कोई मैथमेटिकल फार्मूला ला के पुटअप करने किसी नेचुरल फिनोमिना के बारे में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, जो साइंस होता है, किसी भी नेचुरल इवेंट को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में क्या करता है, स्टडी कराता है। अब दूसरा चीज ये है कि नेचुरल फिनोमिना का मतलब हम क्या समझते हैं। तो इस हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में जो भी हमारे इवेंट होते हैं उसको नेचुरल फिनोमिना कहा जाता है। जैसे इस समय जो है बरसात हो रही है, तो बरसात का होना हो गया, बादल बनना, गर्मी होना, ये सारे हमारे नेचुरल फिनोमिना में ही आ जाएंगे स्टूडेंट। क्लियर है? जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ क्यों मूव कर रहा है, एटम में इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, यानी नेचर का हर एक इवेंट जो है नेचुरल फिनोमिना होता है। क्लियर है कि नहीं? यानी नेचुरल फिनोमिना का एक दो हम एग्जांपल दे देते हैं कि क्या होता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना में हम दे देते हैं जैसे प्लेनेट मूव्स अराउंड सन, प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन। क्लियर है स्टूडेंट? फिर जो है आप अगला एग्जांपल ले सकते हो, मून ले सकते हो, मूव्स अराउंड अर्थ। मून किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ। जो इलेक्ट्रिफिकेशन ले सकते हो, जो आप क्लास 12 में आप सबको देखना है, इलेक्ट्रिफिकेशन। ऐसे ही आपका जो है रेन हो गया, ये क्लाउड्स हो गया, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं नेचुरल फिनोमिना। तो जो साइंस होता है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है इन नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में, और जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है एक पैटर्न से आगे बढ़ता है, वो भी ये नेचुरल फिनोमिना को पूरा डिटेल में स्टडी कराता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा जो है साइंस है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे साइंस को हम अप्लाई करते हैं। कोई भी फार्मूला या थ्योरी बनकर आती है तो कैसे सिस्टमेटिक वे या ये पैटर्न एक नेचुरल इवेंट को लेके कैसे फॉलो कराया जाता है, हम ये देखेंगे। क्लियर है? तो एक एग्जांपल से मैं क्लियर कराना चाहता हूं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एग्जांपल। Okay student, so I am going to give एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक इवेंट लेते हैं जो नेचर में हैपन हो रहा है, और वो जो है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को ही हम एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। क्लियर है? तो एक हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एप्पल जो है हमारा क्या गिर रहा है, जरा बता दीजिए। फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। यानी लेटर सपोज कि हम एक सेव को नीचे गिरते हुए देखते हैं। क्लियर है? अर्थ के सरफेस पे। जैसे कि न्यूटन का हिस्ट्री आप लोग जानते हो कि न्यूटन जो है कि एक पेड़ के नीचे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एप्पल जो है उस ट्री से नीचे गिर रही, तो उसको लेकर वो सोचना शुरू कर दिए कि आखिर क्यों ये एप्पल नीचे ही गिरा। एप्पल कहीं भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट या राइट बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, जा सकता है, क्यों ये अर्थ के सरफेस पे ही गिरा। तो ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है ये कि एप्पल फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो दूसरा जो है इसको हम इवेंट भी बोल सकते हैं, इवेंट भी ले सकते हैं। दूसरा जो है स्टेप, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि केवल एप्पल ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे क्या होते हैं, गिरते हैं। यानी ऑल ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, नॉट ओनली एप्पल। क्लियर है? अगर हम अर्थ के सरफेस पे इसको थ्रो कर रहे हैं तो, यानी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और पाते हैं ऑल ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? ऑल ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो है इवेंट हो गया। और ये दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसी को ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं कि न केवल एप्पल बल्कि सारे ऑब्जेक्ट ही अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं।
अब तीसरा जो है हम सर्च करेंगे स्टूडेंट कि काज क्या है, काज क्या है। तो न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे इसलिए गिरती है क्योंकि अर्थ उस पे ग्रेविटी अप्लाई करता है, यानी एक फोर्स अप्लाई करता है। यानी काज यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। यानी इसका जो है काज हम देखेंगे कि अर्थ अप्लाई अ फोर्स ऑन बॉडी, इसलिए वो बॉडी अर्थ पे क्या होती है, गिरती है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन में स्टूडेंट न्यूटन ने ये बोला था कि जहां कहीं भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट m1 मास का, ये ऑब्जेक्ट m2 मास का, अगर इसको हम r डिस्टेंस पे पुट अप कर दें तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जरा बता दीजिए, कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपन क्या हो जाएगा r। तो हम देख रहे हैं ये एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, क्लियर है। और इन सबके बेसिस पे हम बाद में क्या दे देते हैं, लॉ दे देते हैं। और वो लॉ क्या था, जरा बता दीजिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, जरा बताइए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी m1 और m2 मास का किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यानी ये बॉडी m1 m2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी और m2 m1 को अपने तरफ करेगा। और जो फोर्स इन दोनों के बीच काम करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। जब ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी अब बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2/r²। इस तरह से हम एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि साइंस कैसे किसी इवेंट को स्टडी कर रहा है और एक सिस्टमेटिक वे में जो है ये साइंस आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। ये एक नेचर में इवेंट हो रहा है, नेचुरल फिनोमेना है, और साइंस एक सिस्टमेटिक वे से फार्मूला लॉ का सर्च करते हुए आगे बढ़, क्लियर है। तो इस तरह से हम साइंस को अप्लाई करते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमेना को समझने, क्लियर है स्टूडेंट। अब सेकेंड टॉपिक ये होता है कि इस साइंस के कितने ब्रांच होते हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं नेचुरल साइंस। तो स्टूडेंट जो नेचुरल साइंस जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं जनरली। पहला जो होता है वो फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी फिजिक्स। दूसरा होगा केमिस्ट्री, और तीसरा जो होता है बायोलॉजी। यानी जो फिजिक्स होता है वो हमारा नेचुरल साइंस या साइंस है, क्लियर है स्टूडेंट। जो सेकेंड टॉपिक होगा हमारा फिजिकल वर्ल्ड का वो होता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का जो स्टडी होता है, फिजिक्स हर जगह अप्लाई किया जा सकता है और अपने आप पर जितनी भी सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं फिजिक्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर या जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में बात करें, एरोप्लेन के बारे में बात करें, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो भी सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स के ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और फिजिक्स का ही देन है कि सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप हो पाए। तो फिजिक्स का एक बहुत वाइड एप्लीकेशन है। इस तरह से फिजिक्स को डिफाइन करना और फिजिक्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिजिक्स हमारा हर एक जगह आप लोग इसका यूज देख सकते हो, क्लियर है कि नहीं। जैसे उठने, बोलने, हंसने, ये सारी चीजों को ही डिफाइन करता है हमारा। इवन की एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन, उसकी एनर्जी, न्यूक्लियस का कंपोजिशन, उसके एनर्जी, उसके पीछे क्या रीजन होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ होते हैं, कैसे एटम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। यानी एटॉमिक लेवल से लेके
प्लेनेट क्यों सन के चारों तरफ मूव करता है, सैटेलाइट क्यों प्लेनेट के चारों तरफ मूव करती है, इस अर्थ, यूनिवर्स और गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे हमारे चेंजेस हुए, टेम्परेचर, अर्थ का कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस के नीचे क्या है, क्या पाई जा सकती है, क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है फिजिक्स में स्टडी की जाती है। तो फिजिक्स हमारा एटम से लेके प्लेनेट सन तक जो है स्टडी कराता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में ये फिजिक्स क्या होता है, क्लियर है। तो फिजिक्स को बोला जाता है स्टूडेंट कि इट इज स्टडी ऑफ नेचर, इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, क्लियर है। यानी जो फिजिक्स होता है वो नेचर के बारे में स्टडी कराता है और साथ में उस नेचुरल फिनोमेना या नेचर को स्टडी करते हुए उसके पीछे क्या लॉज है, कौन सा लॉ वहां पे काम कर रहा है, ये बताता है, क्लियर है कि नहीं। तो हम फिजिक्स में बेसिकली क्या करते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और उस वहां पे क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस नेचुरल इवेंट के पीछे क्या रीजन है, रीजन के बाद हम देखते हैं कि लॉ क्या, किस प्रिंसिपल पे जो है हमारा वो नेचुरल इवेंट जो है हैपन हो। यानी फिजिक्स चूंकि एक साइंस का ब्रांच है तो इसमें भी एक सिस्टमेटिक वे में ही आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। इसमें हर एक नेचुरल फिनोमेना या हर एक इवेंट को एक लॉ से हम जो है जोड़ते हैं और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बेसिस पे, लॉ के बेसिस पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, क्लियर है कि नहीं। यानी फिजिक्स में किसी भी नेचुरल इवेंट या नेचुरल फिनोमेना को स्टडी किया जाता है और उस नेचुरल इवेंट के पीछे क्या काज है ये हम देखते हैं, रीजन क्या है, अब बाद में वहां पे लॉ कौन सा काम कर रहा है ये देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, लेट अस सपोज कि प्लेनेट मूव्स अराउंड सन। जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, ये एक नेचुरल हमारा क्या हो गया, इवेंट हो। तो आप इसको ले सकते हो इवेंट। अब हम इसमें काज सर्च करेंगे स्टूडेंट कि आखिर क्या रीजन होता है कि प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, जरा बता दीजिए, सन और इसके चारों तरफ हमारे जो प्लेनेट होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए हमारी अर्थ है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम क्या पाते हैं स्टूडेंट कि जो हमारी अर्थ है चारों तरफ सन के क्या करती है, गोल गोल एक सर्कुलर ऑर्बिटल में, नियरली सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करती है। होता इलिप्टिकल ऑर्बिट है लेकिन मान के चलते हैं नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये हमारा इवेंट हुआ और ऑब्जर्वेशन ये, क्लियर है कि ये अर्थ एक ऑर्बिटल में क्या कर रही है, मूव। अब हम काज सर्च करेंगे स्टूडेंट कि क्या काज या फिर रीजन है कि ये हमारा जो है अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रही है, मूव। तो यहाँ पे चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रही है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूमता है तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और वो किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड, क्लियर है कि नहीं। यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, जरा बता दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा अर्थ। चूंकि अर्थ के पास मास है, लेटर सपोज हम डिनोट कर रहे हैं एम से, सन के पास मास है एम से डिनोट कर रहे हैं। तो न्यूटन ने ये बोला था जहां कहीं भी यूनिवर्स में दो बॉडी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी यहाँ पे एक कौन सा फोर्स काम करेगा, जरा बता दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हम लिख रहे हैं कितने के बराबर है, F। अब किस कंडीशन में हमारी अर्थ विदाउट डेविएट हुए इस पाथ को फॉलो करेगी, तब करेगी जब इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी काज क्या है, जरा बता दीजिए। काज यहाँ पे है कि Fg बराबर होता है किसके, Ft। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को V डिनोट बाई Ft, क्लियर है। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दोनों में क्या होता है, जरा बता दीजिए। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो Fg कितने के बराबर हो जाएगा इस केस में, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन r स्क्वायर,
और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, mv² अपन क्या हो जाएगा, r। यानी जो है हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे g MEMS/r² बराबर MEV²/r। यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते ही हमारी अर्थ चारों तरफ क्या करती है, सन के मूव करती है। यानी हम यहाँ एक नेचुरल इवेंट लिए, नेचुरल इवेंट को स्टडी ऑब्जर्व करने के बाद उसके पीछे रीजन सर्च किए, बाद में ला दे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते ही क्या करती है, मूव करती है। तो फिजिक्स किसी भी नेचर को स्टडी करता है और बाद में जो है कि एक क्या दे देता है, जरा बता दीजिए, ला दे देता है। और यहाँ पे जो है हमारा ला ये ले सकते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बराबर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम आप सबको बताते हैं स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पे देते हैं, दूसरा एग्जांपल जो है, आई एम राइटिंग हियर द सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में जैसे आप लोग को सुनाई देता होगा, हम बोल रहे हैं तो आप लोगों को क्या होता होगा, सुनाई देता होगा। क्या रीजन है? तो देखिए, जब भी हम बोलते हैं स्टूडेंट तो हम कौन सा एनर्जी निकाल रहे होते हैं, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के रूप में यूज होती है, यानी साउंड एनर्जी। अगर मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, तो बीच में हमारे क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल, गैस होते हैं, आप लोग जानते हैं। अब जब साउंड एनर्जी जाता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इट इज अ साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी क्या होता है, एटम को ट्रांसफर हो जाता है। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये यहाँ चला जाता है, इससे कोलाइड हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है। इस तरह से साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब ईयर पे जाती है तो वहां पर्दा सुने होंगे कि तेज मत मारो, कान में पर्दा होता है। तो जो हमारे पार्टिकल होते हैं एयर के, जाकर वहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से जो है हम चीजों को अपने ब्रेन में क्या करते हैं, ब्रेन के द्वारा सेंस करते हैं, और हम चीजों को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। तो सुनने के पीछे क्या है, साउंड एनर्जी हमारा इस एटम के किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सेकेंड एग्जांपल। जैसे तीसरा एग्जांपल कोई भी आप ले लीजिए, फिजिक्स सबको एक्सप्लेन करेगा। तीसरा हम वी कैन लुक, या मैं लिख रहा हूँ वी कैन सी। क्यों देखते हैं, इसका भी एग्जांपल जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उस पर लाइट की रेज इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, और हमारे आई के रेटिना पे जाती है। ये आई हो गया, आई पे जाती है, आई के रेटिना पे उसका इमेज बनता है, और इस तरह से हम चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो तीसरा जो इवेंट है इसको भी एक्सप्लेन की। चौथा एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग बैठ पाते हैं जैसे टेबल पे, क्लियर है, या कहीं भी, या चलते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन होता है। तो जब हम बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मास होता है। लेटर सपोज ये बुक टेबल पे रखा गया, तो मास के चलते कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल या वेट, mg। अब ये एक्शन कर दिया इस सरफेस पे, तो सरफेस क्या करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करेगा, यानी एक रिएक्शन डेवलप करता है, यानी R बराबर क्या होता है, mg। तो ये इसके पीछे का कांसेप्ट है, एक्शन और रिएक्शन यहाँ ला काम कर रहा है। पांचवा एग्जांपल जो है हम आप सबको देना चाहते हैं कि सबसे एक एक एग्जांपल हम लेते आगे बढ़ते हैं, डिफाइन करते जाते हैं कि एटम के अंदर जो है, आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है। ये एटम है, ये न्यूक्लियस, मान लीजिए प्रोटॉन और प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर, आगे हम बताएंगे भी। तो चूंकि ये प्रोटॉन पॉजिटिव, ये भी प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों विश्व को रिपल करना चाहिए। रिपल करेगा तो ये प्रोटॉन इधर जाएगा, जब ये प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच एक हाईली अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसको कि हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, जो एट्रैक्टिव होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट, इसलिए न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस क्या होता है, पॉसिबल।
यानी फिजिक्स एटॉमिक लेवल से लेकर प्लेनेट और भी सारे इवेंट को क्या करा रहा है, स्टडी करा रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, और साथ में आपको लॉ भी दे रहा है। क्लियर है? तो फिजिक्स का बहुत वाइड एप्लीकेशन है माय डियर स्टूडेंट। कहीं भी आप लोग देख सकते हो, जो भी सारी चीजें देखेंगे वो सब फिजिक्स के अंदर है। अगर हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हम किसी भी सरफेस पे चल पाते हैं। क्लियर है? जो क्लाउड हमारा बनता है, जो बारिश होती है, कहीं ना कहीं वेपराइजेशन और फ्रीजिंग वगैरह जो है वहां पे पार्टिसिपेट लेती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू ये सारी चीजें नेचर में प्रिडोमिनेंट होती है। तो फिजिक्स इन सब नेचर में हो रही नेचुरल फिनोमेना को स्टडी कराता है, साथ में एक लॉ दे देता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे कुछ बेसिक जो है लॉज होते हैं। जितने भी आप देखेंगे, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, क्लियर है कि नहीं, टीवी हो गया, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट हुआ, उसमें भी फिजिक्स का बहुत ज्यादा रोल है। क्लियर है कि नहीं? वहाँ जो है, इसको छोड़कर अगर आप आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी में, बल्ब हो गया, फ्रिज, यानी हर जगह फैन, हर जगह फिजिक्स का एप्लीकेशन। क्लियर है कि नहीं? तो फिजिक्स जो है, बोला जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, इसीलिए बोला जाता है कि ये नेचर का ही स्टडी कराता है, और साथ में लॉ भी देता है, काज बताता है कि उसके पीछे क्या रीजन। क्लियर है स्टूडेंट? अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारा जो फिजिक्स होता है किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इतना सारा जो है स्टडी ये करा रहा है, तो आखिर में उसके प्रिंसिपल क्या है? तो स्टूडेंट, फिजिक्स के बेसिक 2 प्रिंसिपल होते हैं जिससे हमारा फिजिक्स काम करता है। पहला जो होता है वो हमारा यूनिफिकेशन, यानी अब हम जो है देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो 2 हमारे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, वो यूनिफिकेशन और दूसरा जो होता है रिडक्शन। यानी नाउ यूनिफिकेशन, हम यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। पहला हम देखते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है। यानी यूनिफिकेशन और रिडक्शन 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसपे हमारा फिजिक्स क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। क्लियर है? अब यूनिफिकेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। यूनिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जरा बता दीजिए। यूनिक की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। यूनिक मतलब कोई विशेष के बारे में ये बात कर रहा है। यानी जो यूनिफिकेशन होता है, हम फिजिक्स के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या बहुत सारे प्रॉब्लम को एक ही प्रिंसिपल या एक ही लॉ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी एक ऐसा लॉ जो फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करता हो, उसी को हम बोलेंगे क्या, यूनिफिकेशन। जैसे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, आप एग्जांपल से यहां समझिए कि एन एप्पल फॉल्स, एप्पल फॉल्स, एप्पल क्या होता है, गिरता है। कहाँ गिरता है? सरफेस पे, जो कि पहले हम साइंस को डिफाइन करने के लिए आपको बताए थे। दूसरा जो है हम बता रहे हैं प्लेनेट मूव्स, प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या करता है, प्लेनेट मूव्स ऑन नहीं, अराउंड, प्लेनेट मूव्स अराउंड सन। तीसरा जो है आप ले सकते हो मून मूव्स अराउंड अर्थ। हमारे पास 3 ये प्रॉब्लम आप लोगों को दिख रहा है। यानी एप्पल क्यों अर्थ पे गिरता है, प्लेनेट क्यों मूव करता है सन के चारों तरफ, और मून क्यों अर्थ के चारों तरफ मूव करती है। 3 हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम केवल एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो हमारा जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जरा बता दीजिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ क्या हो गया, ग्रेविटेशन। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जरा बता दीजिए। इसी को हम बोलेंगे यूनिफिकेशन, क्योंकि एक थ्योरी या एक लॉ है और फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या कर रही है, साइंस। यानी यूनिफिकेशन में एक प्रिंसिपल होता है और उस बेसिस पे फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखिए, इसी को हम और एक एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। आगे आएंगे तो ये सारी चीजें मिलेगी। जैसे मैक्सवेल का 4 इक्वेशन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। जब हायर क्लासेस में आएंगे
तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केवल 4 इक्वेशन दिया था, और उस चारों इक्वेशन के बेसिस पे हम फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ मैक्सवेल का जो है लिखते हैं यहाँ पे मैक्सवेल 4 इक्वेशन। मैक्सवेल का 4 इक्वेशन था स्टूडेंट, और इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, आपको 12 में मिलेगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी इसका हम जो है यूज देखते हैं, और मैग्नेटोस्टैट में भी यूज देखते हैं, मैग्नेटोस्टैट में भी इसका यूज। इस तरह से केवल हमारे 4 इक्वेशन है, और फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। क्लियर है? तो एक ऐसा लॉ या एक ऐसा प्रिंसिपल जिससे फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, बोलते हैं हम क्या, यूनिफिकेशन। अब अगला जो स्टूडेंट हमें जानना है कि आखिर में ये रिडक्शन क्या होता है। क्लियर है? तो अब हम बताने जा रहे हैं आप सबको रिडक्शन। देखिए, रिडक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें एक बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे उसके स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करके, और हर एक स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे वो मिल के बना होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी रिडक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम बताते हैं। तो दूसरा जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स या बिगर प्रॉब्लम उसके छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है उसको एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं, और उसके बेसिस पे जो है बिगर प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे लेटर सपोज यहाँ पे एक गन है, गन में बुलेट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो कि वुड है, और यहाँ पे एक पेंडुलम है, हैंग कर रहा है। क्लियर है? पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ से हम बुलेट फायर करते हैं, तो ये बुलेट जाएगा यहाँ पे, और फिर ये जो है वुड कहाँ चला जाएगा, इस सिंपल पेंडुलम से कोलाइड करेगा, सिंपल पेंडुलम यहाँ। यानी ये जो देख रहे हो ये एक बिगर प्रॉब्लम है, इट इज ए बिगर वन। तो आई एम राइटिंग हियर बिगर वन, बिगर प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं रिडक्शन में, इसके छोटे छोटे, इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। यानी पहले हम इसको ले लेंगे, यहाँ मैकेनिज्म देखेंगे कि बुलेट कितने वेलोसिटी से गया, फिर यहाँ पे देखेंगे किस तरह का कोलिजन हुआ, इलास्टिक हुआ या इनइलास्टिक हुआ। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बात कर लेंगे, मोमेंटम के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जब ये पेंडुलम जाएगा तो यहाँ पे कितनी एनर्जी चेंज होगी। तो ये सारी चीजों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे, और है एक बिगर प्रॉब्लम सब मिलकर, तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में एक बिगर प्रॉब्लम को फिजिक्स में छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा दो बेसिक प्रिंसिपल होता है जिससे फिजिक्स वर्क करता है। एक होता है यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। इसके बाद जो है यूनिफिकेशन और रिडक्शन देखने के बाद वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ओके।